नहीं नहीं। रन चालू। एक सेकंड। चलो बेटा शुरू करें। तो आप लोग की बेटा ये पहली क्लास है और ये जो क्लास है इसके बारे में हल्का फुल्का मैं आपको आइडिया देता हूं और उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। क्योंकि बेटा ये पहली क्लास है और फर्स्ट क्लास से एक डेमो क्लास होती है। आपको ना तो इंस्टीट्यूट के बारे में पता है, ना तो आपको मेरे बारे में पता है, ना तो आपको आने वाले फैकल्टी के बारे में पता है, ना तो हमारे पूरे रोड मैप के बारे में पता है। ये बातें बतानी जरूरी है। रीजन बेटा ये इवनिंग बैच है। आप देखोगे इवनिंग बैच में ये पूरा खाली खाली सा माहौल लग रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे बैच बढ़ता चला जाएगा। आपकी पूरा स्ट्रेंथ बेटा 15 से 20 बच्चों का बैच होता है हमारा इवनिंग का। तो धीरे धीरे ये बैच बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट क्लास में देखोगे और कुछ बच्चे आएंगे, उसके अगली क्लास में देखोगे और कुछ बच्चे आएंगे, क्योंकि आज पहली क्लास है और पहली क्लास में बेटा शुरुआत ऐसे ही होती है। तो बहुत सारी बातें मुझे बतानी आपको बाकी है, क्या है, कैसे है, कौन से चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, किस तरीके से हमारा आगे का रोड मैप चलने वाला है। ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा ये जो बैच है ये बैच सीए और सीएमए फाउंडेशन की बैच प्रिपेयर की गई है। ये सीए और सीएमए के फाउंडेशन का बैच, चाहे बेटा सीए हो या सीएमए हो, दोनों का मैं लॉ पढ़ाने वाला फैकल्टी हूं आपका। मैं अपने बारे में बताऊंगा आपको भी। तो जो पेपर है ना बेटा बिजनेस लॉ, ये बिजनेस लॉ सीए और सीएमए दोनों में सेम है बेटा। याद रखिएगा सब, चाहे आपका सीए कोर्स हो चाहे आपका सीएमए कोर्स हो, इन दोनों कोर्स में बेटा कुछ कॉमन चैप्टर्स होते हैं बिजनेस लॉ के। कॉमन चैप्टर्स सर कौन कौन से चैप्टर कॉमन है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला चैप्टर एक है बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चाहे सीए का बच्चा हो चाहे सीएमए का बच्चा हो, ये दोनों ही बच्चों को पढ़ना है, दोनों ही बच्चों को ये चैप्टर पढ़ना है। और आपको मैं भी ऊपर नीचे कर रहा था तो आपने देखा होगा, इस बुक को देखिए, इस बुक में टोटल 589 पेज है, 589, और इस 589 पेज में से 271 तक सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर है। तो आपके सिलेबस का सबसे लेंथी चैप्टर है बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके बाद दूसरा चैप्टर एक चैप्टर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो मैं आज की क्लास में शुरू करूंगा। ये भी चैप्टर बेटा एक कॉमन चैप्टर है, चाहे सीए का बच्चा हो, सीएमए का हो या सीएस का हो, तीनों में बेटा ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। तीसरा एक चैप्टर है साहब जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये भी चैप्टर बेटा कॉमन है, चाहे सीए सीएमए सीए कोई भी हो। इसके बाद एक चैप्टर है बेटा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये भी चैप्टर बेटा सेम है, चाहे बच्चा सीए का हो चाहे सीएस का हो चाहे सीएमए का हो। इसके बाद इतने कॉमन के बाद सीए वाले बच्चों को बेटा 3 चैप्टर अलग पढ़ना है जो सीएमए में नहीं है, और एक चैप्टर सीएमए वाले बच्चों को पढ़ना है जो सीए में नहीं है। सर मतलब ये कि बेटा ये पूरे के पूरे 4 चैप्टर तो आपको पढ़ना ही, चाहे सीए हो चाहे सीएमए में हो। जब ये चारों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो सीए वाले बच्चों के लिए 3 चैप्टर और सीएमए वाले बच्चों के लिए 1 चैप्टर अलग है। क्या अलग है सर? यहां पे 3 चैप्टर कौन से अलग है? एक है कंपनीज एक्ट 2013,
एक है बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एक पढ़ना है बेटा एलएलपी एक्ट 2008। और सीएमए वाले बच्चों को सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ना है जिसका नाम है बेटा बिजनेस एथिक्स। दिस इज योर होल सिलेबस, यही आपका सिलेबस का पैटर्न है बेटा, ये आपका बिजनेस लॉ के सिलेबस का पैटर्न है। ये चीजें मैं आपको नोट नहीं करवा रहा, जानते हो नोट क्यों नहीं करवा रहा अभी, लेकिन मैंने जो लिंक भेजा ही नहीं। अच्छा भेज दो क्या मैं भी, लेकिन लिंक मैंने नहीं दिया इनको, पहले साइलेंट करना, मैं पहले गूगल मीट यूज करूंगा। ऑटोमेटिक नहीं हो सकती, कैसे? ऑटोमेटिक जो नहीं हो सकती। हाँ जी, प्रियांशु इसकी रिकॉर्डिंग ऐप वाली रिकॉर्डिंग और ऐसे नहीं। अच्छा कॉपी, हाँ ठीक। चलो बेटा, बेटा ये थोड़ा बहुत आपको ना इशू आएगा, रीजन बिंग की अभी बिल्कुल पहली क्लास है, इसमें ना बहुत सारे बच्चों को बेटा ज्वाइन करना है ऑनलाइन भी, तो ये क्लास आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में होगी। नहीं मैंने फोन पे नहीं किया। और ये बार बार स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? जैसे आके एडमिट करना इसका आता तो नहीं ऑप्शन, ऑटोमेटिक ज्वाइन होगा। तो बेटा ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है। मैं जनरली आपको इस पूरे सिलेबस के बारे में नोटिंग नहीं करवा रहा, उसके पीछे की रीजन है बेटा कि अभी आपको ये सब चीजें नहीं लगेंगी, लेकिन कुछ दिन बाद ये पूरा का पूरा सिलेबस याद हो जाएगा। इसमें लिखना ही क्या, याद क्या करना है, सिलेबस लिखने की चीज थोड़ी होती है बेटा, ये तो फिंगर टिप्स पे आपका होना चाहिए, क्योंकि आप जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हो इसमें पूरा का पूरा बेटा खेल ही पूरे के पूरे सिलेबस का है। तो ये सिलेबस याद नहीं किया जाता, सिलेबस याद हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा जब आप इसमें डील करना शुरू कर दोगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013, एलएलपी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये 7 चैप्टर पढ़ना है सीए वाले बच्चों को। और सीएमए वाले बच्चे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसके साथ साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और बिजनेस एथिक्स, ये 4 चैप्टर पढ़ना है बेटा, किसको बोलो, सीएमए वाले बच्चों। तो इस पूरे के पूरे सिलेबस को लिखवाने का कोई मेरा मतलब नहीं है, ना ही बेटा आपको लिखने का मतलब है। क्या ये बात शेयर है क्या? हाँ, एक चीज आपको जान लेनी है कि ये जो क्लास है बेटा, ये क्लास आपकी बिजनेस लॉ की चल रही है। जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं बेटा, 5 से 7 मिनट आप वेट करिए। तुम चाहो तो मैं इसीलिए आपको ज्वाइन भी नहीं करवा रहा था कि 5-7 मिनट बाद में आपकी क्लास को शुरुआत करता, इसलिए बेटा मैं कुछ जनरल बातें आपसे करूंगा और जनरल बातें करने के बाद उसके बाद ही हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे और आप मेरे साथ फाइनली बेटा क्लास की शुरुआत कर सकते हो। तो क्लास को शुरू होने में 5 से 7 मिनट का टाइम है। कुछ नए बच्चे हैं बेटा जिनसे मैं कुछ बातें कर लेना चाहता हूं और उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। तो खास ये मैसेज नोएडा वाले बच्चों की है, जितने बच्चे नोएडा से ज्वाइन किए हुए हैं आपको वेट करना होगा फॉर 5 to 7 मिनट्स एंड देन हम लोग क्लास की बेटा शुरुआत करेंगे। आर यू श्योर? नेक्स्ट क्लास से आप लोग टाइम से ज्वाइन करिएगा और क्लास के लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि मैं आपको एक मैसेज दूंगा और मैसेज ये दूंगा कि बेटा सारे बच्चे नेक्स्ट क्लास से ऑन टाइम ज्वाइन करोगे। अगर आप बाद में ज्वाइन करोगे बेटा तो यहां पर एडमिट ऑल का ऑप्शन नहीं आता कि मैं आपको एडमिट कर लूं और क्लास के बीच में आके मैं एडमिट करूंगा नहीं, तो इससे क्लास बेटा डिस्टर्ब। ये पहली क्लास है तो पहली क्लास में मैं उतना ज्यादा मैं बोलूंगा कि स्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा, मैं आपको ऐड कर दे रहा हूं, बीच में बेटा मैं ऐड नहीं करूंगा। तो इसीलिए क्लास को आप ऑन टाइम ज्वाइन करना, नेक्स्ट क्लास से लास्ट क्लास तक रुकना, मैं पूरा का पूरा टाइम शेड्यूल आपको बता दूंगा कि क्या कहानी है, कैसे है। ध्यान से सुनिए। तो बेटा ये बिजनेस लॉ की आपकी क्लास है, क्या बोलो बेटा, बिजनेस लॉ की, और मैं आपके बिजनेस लॉ का ही फैकल्टी हूं। अब मैं अपने बारे में हल्का फुल्का आपको बता देता हूं, बहुत हल्का फुल्का। जनरली मैं अपने बारे में डिटेल में बताता हूं बेटा रेगुलर बैच में, हालांकि तुम जब मेरे से पढ़ना शुरू करोगे तो मेरे बारे में जान जाओगे। मैं आपको लास्ट में एक बात बताऊंगा जहां से आप मेरे बारे में डिटेल जान सकते हो। आप घर जाना, रात को बेटा ट्राई करना, मेरे बारे में सब कुछ आइडिया लग जाएगा। मैं हल्का फुल्का आपको बता देता हूं। मेरा नाम बेटा CS प्रकाश पांडे है,
क्योंकि आप लोग भी पढ़े लिखे बच्चे हो, मेरा भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं। बाई क्वालिफिकेशन बेटा मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, LLB हूं, LLM हूं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हूं। बेटा फिलहाल मेरा PhD चल रहा है लॉ से। हमारे देश में कानून की आखिरी पढ़ाई है ये, इसके बाद हमारे देश में कोई पढ़ाई नहीं होती। याद रखिएगा साहब, ये मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। जहां तक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करोगे, जब मैं खुद CS नहीं बना था 2017 से मैं CA, CS और CMA वाले बच्चों को इंटरमीडिएट लेवल पे, फाइनल लेवल पे लॉ का फैकल्टी हूं। मैंने फाउंडेशन वाले बच्चों को तब पढ़ाना शुरू किया था जब बच्चे फाउंडेशन में ज्यादा फेल होने लग गए। आपका सिलेबस चेंज हुआ और आपके एग्जाम के पैटर्न को बेटा इंक्रीज कर दिया गया। अगर आप पुराने सिलेबस की बात करोगे तो पुराने सिलेबस में फाउंडेशन कुछ था ही नहीं, रद्दी था। मेरा मानना था कि फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाने का मतलब है टीचर के द्वारा अपनी क्वालिटी खराब करना, तो मैं फाउंडेशन पहले नहीं पढ़ाया करता था। लोग जनरली स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं, फाउंडेशन इंटर तब फाइनल पढ़ाते हैं। मैंने उल्टा शुरू किया था, मैंने फाइनल और इंटर पढ़ाना शुरू किया। मैं फाउंडेशन तब पढ़ाना शुरू किया जब बेटा आपका सिलेबस चेंज किया गया 2020 में, 21 में आपके सिलेबस को चेंज किया गया कोविड के बाद। और उसके बाद जनरली मैंने जब बच्चों के फाउंडेशन में फेल होने के चांस बढ़ गए तब मैंने बिजनेस लॉ के पेपर को लिया। याद रखिएगा बेटा, राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो बिजनेस लॉ का पेपर आपके सिलेबस का सबसे ज्यादा फेल होने वाला पेपर है। अगर 100 में से 90 बच्चा फेल होता है तो 90 में से बेटा 85 बच्चा 85 केवल और केवल लॉ में फेल होता है। अगर आपके जान पहचान में कोई CA या CA में हो जो इंटरमीडिएट फाइनल लेवल पे या जॉब कर रहा है, तो आप उससे कभी पूछिएगा कि फाउंडेशन लेवल पे सबसे ज्यादा फेल होने वाला पेपर कौन है, तो आपको बिजनेस लॉ का नाम लेंगे अगर वो वाकई जानते होंगे तो ये पेपर एक ऐसा पेपर है बेटा जो बच्चों को पढ़ने में तो मजा दिलाता है कि हाँ सर मजा आ रहा है पेपर पढ़ने में, लेकिन याद रखना बेटा जब बात लिखने की आती है ना और बात एग्जाम में प्रेजेंट करने की आती है तो बच्चों के हाथ पांव ढीले हो जाते हैं और ये पेपर फेल होना शुरू हो जाता है। तो ये मेरी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। मैं आपको लास्ट में एक दो बातें बोल देता हूं। इस पूरे दिल्ली NCR के आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओगे, वहां पर मेरे को एज अ लॉ फैकल्टी आप जरूर देखोगे। अगर आप वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जाते हो तो, चाहे आप नोएडा जाओ, पीतमपुरा जाओ, चाहे आप जनकपुरी में जाओ, चाहे आप लक्ष्मी नगर में आओ, चाहे आप गाजियाबाद में चले जाओ। आई एम एसोसिएटेड विद एटलीस्ट 5 to 6 वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन दिल्ली जो CA और CMM में पढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर आप गाजियाबाद से आते हो, कोई बच्चा अगर गाजियाबाद से है तो गाजियाबाद में कॉलेज है कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ, वहां पर मैं LLB में कंपनी लॉ का, कॉर्पोरेट लॉ का एसोसिएट प्रोफेसर हूं। बेटा मेरा ये सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा क्योंकि मैं डायरेक्ट बैच शुरू करना चाहता हूं, अपने बारे में नहीं बताना चाहता हूं, इसके अलावा अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, आप यूट्यूब पे कभी मेरा नाम लिखना CS प्रकाश पांडे, आपको मेरे बहुत सारे लेक्चर वहां पे मिल जाएंगे और आप मेरे सारे लेक्चर को आराम से देखना, मेरे को जज करना, मेरे को एनालाइज करना, आपको समझ आ जाएगा कि मैं अच्छा लॉ पढ़ाता हूं। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो मैं अपने बारे में बताऊं, बेटर ये है बेटा कि आजकल डिजिटल माध्यम, डिजिटल थ्रू सभी लोगों को जज किया जाता है। आप घर जाइएगा, घर जाके मेरा नाम डालिएगा यूट्यूब पे CS प्रकाश पांडे, और कोई भी लेक्चर, चाहे वो इंटर का हो, फाइनल का हो, फाउंडेशन का हो, कोई भी लेक्चर हो, आप उस लेक्चर को बेटा जज करना, सुनना, आपको समझ आ जाएगा मैं कैसा पढ़ाता हूं। आर यू श्योर 100%? एक बात मैं हर बैच में शुरू करने के लिए, हर बैच को शुरू करने के लिए बोलता हूं, मैं आपके बैच में बोलता हूं और मैं शुरुआत करता हूं। बेटा मेरे जब आप YouTube पे कभी जाओगे और डालोगे ना CS प्रकाश पांडे सर लॉ मैराथन, तो आपको एक 19 घंटे का लेक्चर मिलेगा। मैंने 19 घंटे में पूरे फाउंडेशन के लेक्चर को कंप्लीट कर दिया है। पहला मैं ऐसा टीचर हूं इन ऑल ओवर इंडिया जिसने 19 घंटे का लॉ मैराथन डाला है। याद रखना बेटा, मैं सारे बच्चों से कहता हूं कि इस 19 घंटे के लेक्चर को अगर आप देख लोगे तो आप फाउंडेशन पास कर जाओगे। इवन आप उस लेक्चर को भी क्लिक करोगे ना, तो वहां पे भी स्टार्टिंग में मैंने यही बात बोला है कि ऑल ओवर इंडिया कोई भी बच्चा अगर इस 19 घंटे का लेक्चर देख लेता है और अगर वो फाउंडेशन फेल हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। ये बात मैंने बोली और उसके बाद मैंने लेक्चर की शुरुआत की है। आप बोलोगे सर फिर ठीक है, हम उसी 19 घंटे के लेक्चर देख लेंगे, हमारा काम खत्म। याद रखना, वो बेटा पासिंग मटेरियल है, लेकिन वो एजुकेशनल कंटेंट मटेरियल नहीं है। आप लोग लॉ वहां पर पढ़ोगे लेकिन लॉ सीखोगे नहीं। सीखोगे आप यहां पर। कानून को पढ़ना और कानून को सीखना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप कानून पढ़ने के लिए आए हो ना तो फिर आप आओ मत, फिर आप जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने यूट्यूब पे आपके लेक्चर डाल दिए हैं, आप वहां पर देख लीजिएगा, पास हो जाओगे तुम। कोई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना बेटा, जब फाउंडेशन में आप एग्जाम पास करने के बाद इंटरमीडिएट में जाओगे, यू विल बी नथिंग मोर देन जीरो। आप जीरो के अलावा कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि आपने लॉ को पढ़ा, अपने कानून को सीखा नहीं। इंटर में कैसे करोगे, फाइनल में कैसे करोगे, ट्रेनिंग में कैसे करोगे, जॉब कैसे लोगे? जबकि ये सब चीजें कानून पढ़ने से नहीं आती है, कानून सीखने से आती है। तो आप यहां पर कानून के सीखने के लिए आए हुए हो। मैं एक चीज को एश्योर कर देना चाहता हूं, एक चीज को मैं एश्योर कर देना चाहता हूं
कि चाहे जितना भी पेपर टफ होता हो लॉ का, मैं फेल नहीं होने दूंगा अगर आप डेडिकेशन और सिंसियरिटी को बना के रखते हो तो। डेडिकेशन सिंसियरिटी दो चीज को लेकर है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन वाले बच्चे, कि ये जो बैच मैं शुरू कर रहा हूं, याद रखना ऑफिशियली बैच शुरू कर रहा हूं मैं ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, और इंक्लूडिंग ऑफलाइन बेटा इवनिंग बैच के लिए। तो प्रॉपर ये बैच शुरू हो रहा है, इस पूरे बैच में आप डेडिकेशन और सिंसियरिटी मत हटाना। डेडिकेशन सिंसियरिटी केवल मुझे दो चीज को लेकर चाहिए, पहला बेटा टाइम की पंक्चुअलिटी को लेकर, और दूसरा बेटा क्लास में ध्यान देना, मेरे से कोई भी डाउट अगर हो तो डाउट पूछ लेना। क्लास में अगर आप शर्मा रहे हो कोई बात नहीं, मैं क्लास के बाहर जाके वेट करता हूं, आप बाहर आइए, बाहर आके मेरे से डाउट पूछ लीजिए, लेकिन आज का डाउट आज ही क्लियर होना चाहिए, कल नहीं जाना चाहिए, ये पहली चीज। दूसरा कि आप क्लास को गैप मत मारना, रेगुलर आना। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए एक सिर्फ तीसरी बात है, बार बार क्लास को एग्जिट और एंट्री मत करना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्लास को बार बार एग्जिट और एंट्री मत करना, ये रिक्वेस्ट है बेटा। बस ये मुझे तीन बातें आपसे चाहिए, याद रखना बेटा। 100% कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और एक चीज चलते चलते मैं आपको बताते चलूं कि आप लॉ की कहीं से भी एजुकेशन ले लीजिए, देयर आर सो मेनी टीचर्स इन दिस फील्ड जो आपको लॉ पढ़ाते हैं, लेकिन कानून की जो डेप्थ और डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा, ये सिर्फ आप मुझसे लोगे, आप ये कहीं भी और नहीं ले सकते हो। जनरली ये बात बोलते टाइम लोग शर्माते हैं, लेकिन मैं इस बात को घमंड से बोलता हूं, और घमंड से बोलने के पीछे का रीजन है कि मेरी बच्चों पे उतनी मेहनत होती है। तो मैं फिर से बोलता हूं कि आप कहीं भी लॉ पढ़ सकते हो, लेकिन लॉ की जो डिटेल जानकारी आप मुझसे सीखोगे, यू कैन नॉट फाउंड इन होल ओवर इंडिया। आप मेरे से कोई चैप्टर कंप्लीट हो, चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद कभी आप कंपेयर करना, क्योंकि आज का एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आसानी से कंपेयर किया जा सकता है कि सर ने क्या पढ़ाया और किसी और ने क्या पढ़ाया। तो मैं आपके ऊपर इतना मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आप भी मेहनत से पीछे मत हटना। हम लोग 100% इस मुकाम को हासिल करेंगे, भले आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाओ, लॉ में फेल नहीं होने दूंगा मैं आपको। हम फाइनली बेटा श्री गणेश करते हैं, धीरे धीरे मेरे बारे में आप और भी जान जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए शुरू करते हैं बेटा। फाइनली कॉपी पेज निकालिए, साइड में लिखिए बिजनेस लॉ। आपकी बेटा ये बिजनेस लॉ की क्लास है, जिसमें हम लोग चैप्टर फाइनली शुरू करते हैं आज। चैप्टर का नाम है बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, यह बात आप लोग याद रखिएगा कि लॉ की क्लास को लेने के लिए आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास से आना तो एक नया कॉपी और पेन मेंटेन करना। बेटा आप ये ऑनलाइन फॉर्मेट मत यूज करना, मेरे पास प्रॉपर पीडीएफ है, ये लो प्रॉपर पीडीएफ, मैं चाहूं तो यही आपको ट्रांसफर कर दूं, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि ऑनलाइन पीडीएफ होने के बावजूद भी हर एक बच्चा, मैं अपने ऑनलाइन वाले बच्चों से भी बोलता हूं, आप देखोगे ना तो मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको, और उससे मेरा टाइम वेस्ट होता है कि मैंने कॉन्सेप्ट समझाया और बच्चा लिख रहा है तो मैं वेट करता हूं, मैं जानबूझ के वेट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है बेटा इस वेट करने का क्या फायदा है। तो आप सेपरेट कॉपी मेंटेन करना, सेपरेट प्रॉपर लॉ की आपको एक सेपरेट कॉपी मेंटेन होना चाहिए। अगर आपके हाथ में अभी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप मैम से जाके कॉपी और पेन मांग सकते हो, मैम आपको एक लूज सीट दे देंगी, एक पेन दे देंगी, क्लास में फिर लेके बैठिए। हम लोग शुरू करते हैं फाइनली बेटा, आ जाओ फिर शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा फटाफट ज्वाइन करिए और मुझे बता दीजिए आवाज वगैरह सब कुछ आ रही है क्या। और जब तक आप सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हो, मैं आपको बताते चलूं कि बेटा क्लास को टाइम से ज्वाइन करना, नेक्स्ट क्लास से, क्लास को लास्ट तक आप रहना। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा अनीस भगत, आप बेटा हैंड रेज कर रहे हो, मुझे लगता है आपको कुछ बोलना है, तो बेटा आपको जितनी भी बातें बोलनी है ये सारी बातें लास्ट में बोलूंगा आपको, फिर बोलना बेटा। जितने भी डाउट्स हैं ये सारे डाउट्स मैं आपको लास्ट में टाइम दूंगा, फिर आप अपने डाउट्स को रेज कर लेना। बीच में बेटा मैं डाउट्स नहीं लूंगा, और मैं आप लोगों के पास जब फेस टू फेस में आऊंगा तो आप मुझसे डाउट पूछ ही सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं बेटा। आई होप आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, यस और नो। और ये बार बार कुछ बच्चे आ रहे हैं बेटा, बार बार प्लीज मत आइए, प्लीज मत आइए, एक बार आप क्लास ज्वाइन करिएगा ताकि हम फ्लो में क्लास की शुरुआत कर सके बहुत अच्छे से, ठीक है। ये सारा मटेरियल आप लोगों के लिए तैयार है बेटा, और ये सारा मटेरियल मैंने आपके लिए ही तैयार किया है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से मेरे साथ इस पूरे चैप्टर की शुरुआत कर सको। तो इसीलिए स्टार्टिंग फेज पे जो बच्चा ज्वाइन कर जाएगा। लास्ट में अगर कोई बच्चा आता है तो इस सिचुएशन में बेटा फिर वो ज्वाइन नहीं हो पाएगा, और मैं ना आपके मैसेज और चैट को देख पाऊंगा। आप मुझसे एकदम 100% इस क्लास को कंटिन्यू करिए। लास्ट में जितने भी डाउट्स हैं आप डाउट लिखते चलिए,
मैं लास्ट में प्रॉपर ऑनलाइन वाले बच्चों से 5 से 7 मिनट टाइम लूंगा और आपके सारे डाउट्स को मैं ले लूंगा। जैसे आप लोग मुझसे फेस टू फेस पढ़ते हो उसी तरीके से ऑनलाइन पढ़ना, कॉपी और पेन सामने रखना, एक एक चीज की शुरुआत करेंगे। आइए बेटा हम शुरू करते हैं फाइनली एक चैप्टर का नाम क्या है बोलो बेटा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इस चैप्टर की एग्जामिनेशन वेटेज की अगर मैं बात करूं ना बेटा, एग्जामिनेशन वेटेज, तो ये चैप्टर आपके एग्जाम में मिनिमम 10 नंबर का और मैक्सिमम 15 नंबर का कवरेज रखता है। जो ये चैप्टर है बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, आपके एग्जाम में मिनिमम 10 और मैक्सिमम बेटा 15 नंबर का कवरेज रखता है। मिनिमम 10, मैक्सिमम 15। अब हम शुरू करते हैं बेटा फाइनली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, समझने की कोशिश करते हैं ये चैप्टर क्या है, क्यों है, कैसे है और किस लिए बनाया गया है। कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, मैं जितनी बातें यहां पर नोट करूंगा ना प्रॉपर बेटा यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको बोलूंगा और तुम नोट कर लेना। कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, इत्मीनान से आप मेरी बात समझिए। मैं आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में बताना चाहता हूं। क्या है ये चैप्टर सर जिसका नाम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है? देखो बेटा हमारे देश में एक बायर और एक सेलर होता है, और जब भी बायर और सेलर आपस में बेटा रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं ना, रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप दो तरीकों का हो सकता है। एक होता है बेटा मूवेबल गुड्स को लेकर, प्लीज ध्यान से समझिएगा, मैंने एकदम बेसिक लेवल से आपको शुरुआत किया है इस चैप्टर के बारे में, एकदम बेसिक लेवल से। हमारे देश में जितने भी बायर और सेलर होते हैं ये आपस में जब रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो इनकी रिलेशनशिप दो चीजों को लेकर होती है। एक होता है बेटा मूवेबल गुड्स को लेकर और एक होता है बेटा इमूवेबल गुड्स को लेकर। इसके अलावा इनका रिलेशनशिप किसी और चीज को लेकर हो ही नहीं सकता। अरे मेरे भाई हमारे देश में गुड्स ही दो तरीके के होते हैं। गुड्स मतलब सामान होता है, या तो कोई सामान मूवेबल होगा और नहीं तो कोई सामान इमूवेबल होगा। जैसे मैं टेबल की बात करूं, एसी की बात करूं, टीवी, कूलर और फ्रिज की बात करूं, ये सब मूवेबल है। जबकि मैं जमीन की बात करूं, मकान की बात करूं, लगे हुए पेड़ की बात करूं, ये इमूवेबल है। सर आप कैसे पहचानते हो मूवेबल और इमूवेबल को? मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मूवेबल और इमूवेबल क्या होता है आगे चल के, इसी चैप्टर में मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। लेकिन आप यहां पर एक लाइन में समझ लीजिएगा, कोई भी ऐसा गुड्स बेटा जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है इसको कहा जाता है मूवेबल, और कोई भी ऐसा गुड्स जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा उसको कहा जाता है इमूवेबल। इंग्लिश में कहा जाता है एनी गुड्स विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज मूवेबल, एंड एनी गुड्स विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज इमूवेबल। जैसे मकान, क्या तुम लोग मकान को बेटा एक्स जगह से वाई जगह लेकर जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। जमीन को लेकर जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। लगे हुए पेड़ को लेकर जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। इसे कहा जाएगा इमूवेबल। लेकिन बेटा टीवी, कूलर, फ्रीज, एसी, वॉशिंग मशीन, ये चेयर, टेबल, कुछ भी, किताब, कॉपी, पेन, टी शर्ट, जींस, कुछ भी, ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इसको कहा जाता है मूवेबल। बेटा ये मूवेबल और इमूवेबल गुड्स को समझने का आसान तरीका है। हालांकि मैं इसका डेफिनेशन आपको कराऊंगा इस चैप्टर में आगे चल के, लेकिन मुझे आपको इनिशियल फेज बताना है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखना कि बायर और सेलर के बीच में अगर रिलेशनशिप बेटा मूवेबल गुड्स को लेकर हो रहा है, किसको लेकर हो रहा है, तो वहां पर सोगा अप्लाई होता है। सोगा मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अप्लाई होता है। लेकिन इस बात को जीवन भर याद रखना बेटा कि अगर बायर और सेलर के बीच में इमूवेबल गुड्स का बाय और सेल हो रहा है, किसका बाय और सेल हो रहा है, तो याद रखना बेटा वहां पर सोगा अप्लाई नहीं होता, वहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अप्लाई होता है। हमारे देश में 90% बच्चों को तो यही पता नहीं होता कि सोगा अप्लाई कहां होता है। मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं, सोगा का मतलब है बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो चैप्टर में आपके साथ शुरू कर रहा हूं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और बायर और सेलर के बीच में अप्लाई होता है, नो डाउट। लेकिन यह अप्लाई कब होता है, याद रखिएगा, जब गुड्स कौन सा है, मूवेबल। अगर गुड्स बेटा इमूवेबल हुआ, सोगा लगेगा ही नहीं, लगेगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो हमारे देश में वकीलों को पढ़ाया जाता है और एक सीएस के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, सीएस के बच्चों को। याद रखिएगा साहब, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पापा ने मकान लिया, सोगा नहीं लगा होगा, टोपा लगा होगा। आपके पापा ने कोई जमीन ली होगी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगा होगा। लेकिन आप बाजार से जाके जींस लिए होंगे, टोपी लिए होंगे, कोई गोल्ड की ज्वेलरी ली होगी, कार, बाइक, एवरीथिंग जो मूवेबल गुड्स, मूवेबल नेचर के होते हैं, याद रखिएगा उनके ऊपर अप्लाई हुआ होगा सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में सबसे पहले बच्चों को बेटा यही बात पता होनी चाहिए, सबसे पहले यही बात पता होना चाहिए कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अप्लाई कहां पर होता है।
इट्स एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ क्या बोलो बेटा, मूवेबल गुड्स। दैट्स इट, दैट्स इट। अब आ भैया और मेरी कुछ बात समझिए। पॉइंट नंबर 2, ये सारी बातें मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखवा रहा हूं। क्या लिखवा रहा हूं बोलो बेटा, इंट्रोडक्शन। मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, चिंता मत करो। अभी मैं सिर्फ माहौल बना रहा हूं, कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में आइडिया लगे। तो इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले मैंने एक बात बताई है कि सेल ऑफ गुड्स हमारे देश में बायर और सेलर के बीच में कौन से गुड्स पे अप्लाई होता है, मूवेबल पे। इस बात को लॉक करना, इमूवेबल पे अप्लाई नहीं होता, जमीन पे अप्लाई नहीं होता, टीवी, रेडियो, फ्रीज, कूलर, इन सब चीजों पे अप्लाई होता है। इस पहली बात को बेटा लॉक करते हैं। अब आइए दूसरी बात। देखो बेटा, हमारे देश में जब भी कोई कानून आपको पहली बार पढ़ने को मिले ना, तो इस कानून को पढ़ने का तरीका है कि आप उस कानून के नाम को डिवाइड कर दीजिए। यह कानून पढ़ने का तरीका होता है। मैंने भी आपके साथ ऑफिशियल इंट्रोडक्शन शुरू नहीं किया है, मैं ये सारी बातें आपसे डिस्कस करूंगा डिटेल में, लेकिन याद रखना बेटा, कानून पढ़ने का यही तरीका होता है। जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू करिए, उस चैप्टर के नाम को डिवाइड कर दो। वो चैप्टर आपको बहुत सारी जानकारी अपने नाम में ही दे देगा। यहां पर एक वर्ड आता है 1930, यहां पर एक वर्ड आता है एक्ट, यहां पर एक वर्ड आता है गुड्स, और यहां पर एक वर्ड आता है सेल। आप इसके नाम को डिवाइड करोगे ना, बहुत सारी जानकारी आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। जानते हो बेटा, यहां पर नाम 1930 क्यों लिखा गया है? क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हमारे देश में अप्लाई हुआ था। सोगा 1930 हमारे देश में अप्लाई हुआ था। कब अप्लाई हुआ था? 1 जुलाई 1930 को। यस, आज ही के दिन 1 जुलाई 1930 को। याद रखिएगा, ये सारी बातें यहां पर मैंने लिखी है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सारी बातें मैंने लिखी है। तो हमारे देश में सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की एप्लीकेबिलिटी, 1930 की एप्लीकेबिलिटी, ये एप्लीकेबिलिटी हुई थी कब बोलो बेटा? 1 जुलाई 1930 को, 1 जुलाई 1930 को। याद रखिएगा, हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून, जिस कानून के नाम के आगे अगर ईयर लिखा हो, तो उस ईयर का मतलब होता है बेटा ईयर ऑफ पासिंग। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में आया था, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आया था। तो किसी भी कानून के नाम के आगे का जो ईयर होता है वो ईयर ऑफ पासिंग होता है। तो यहां पर बेटा ईयर ऑफ पासिंग क्या है? 1 जुलाई 1930। दूसरी बात, सर यहां पर एक्ट वर्ड क्यों लिखा गया है? हमारे देश में कानून अलग अलग लोग बनाते हैं। कभी कोई कानून बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, कभी कोई कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, कभी कानून पार्लियामेंट बनाता है, कभी कोई कानून कोर्ट बनाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। याद रखिएगा, कोई भी ऐसा कानून जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया हो, किसके द्वारा बनाया गया हो? पार्लियामेंट। उस कानून के नाम के आगे बेटा एक्ट लिखा जाता है। कोर्ट के द्वारा बनाए गए कानून के आगे जजमेंट लिखा जाता है। कोर्ट के द्वारा बनाए गए कानून को जजमेंट कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून को रूल्स कहा जाता है, रूल्स। लेकिन एक्ट बोला जाता है तब जब उस कानून को पार्लियामेंट बनाई हो। तो बेटा आज के बाद तुम किसी भी कानून को देखना, अगर उस कानून के नाम के आगे एक्ट लिखा हो ना, तुम समझ जाना कि इस एक्ट का मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात इसको पार्लियामेंट ने बनाया है। और पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? आप सारे बच्चों को पता है, लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट, अर्थात राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर बेटा पार्लियामेंट कहा जाता है। तो यहां पर एक्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि बेटा ये एक्ट जो है, ये एक्ट मेड बाय, क्या बोलिए? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इस कानून को बनाने वाली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। और अगर मैं बोलूं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में आते कौन कौन लोग हैं, तो याद रखना बेटा, इसमें आते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब, फिर आता है बेटा लोअर हाउस, और फिर आता है बेटा कौन बोलो? अपर हाउस। हिंदी में इसे कहा जाता है भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। यहां पर एक वर्ड है बेटा गुड्स। आप सारे बच्चों को पता है गुड्स का मतलब क्या? इमूवेबल गुड्स या मूवेबल गुड्स? मूवेबल या इमूवेबल? मूवेबल बेटा, सारे बच्चे बोलो क्या? मूवेबल, क्योंकि इमूवेबल पे बेटा सोगा अप्लाई। तो यहां पर गुड्स का मतलब होता है केवल मूवेबल गुड्स। ये मैं ऑलरेडी आपको ऊपर में ही समझा चुका हूं। और तीसरी बात, यहां पर वर्ड है बेटा सेल। क्या वर्ड है बोलिए? अब इस बात को समझो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। आज के बाद जब भी आपके सामने एक वर्ड आए ना सेल, क्या वर्ड आए? तो बेटा तुम समझ लेना, सेल का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। क्या होता है बोलो बेटा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई तभी होगा, रिपीट अ वर्ड, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई तभी होगा जब बकायदा किसी गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफर हो रहा हो। इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, सोगा विल नॉट अप्लाई इवन दो गुड्स इज मूवेबल गुड्स। मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, चिंता मत करिए। आप मेरे पास आए और आपने बोला सर ये पेन मुझे 2 दिन के लिए दोगे क्या?
मैंने बेटा ये पेन 2 दिन के लिए आपको दे दिया। मेरा एक सवाल है, क्या गुड्स मूवेबल है? हाँ, गुड्स मूवेबल है, लेकिन क्या सोगा अप्लाई होगा? नहीं अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, पोजीशन ट्रांसफर हुआ है। क्या ट्रांसफर हुआ है? याद रखना, पोजीशन ट्रांसफर हुआ है। मैंने आपको इस गुड्स का पोजीशन दिया है, मालिकाना हक नहीं दिया। बेटा पोजीशन और ऑनरशिप ये दोनों अलग अलग चीज होती है। जो तुम बंदी को लेकर घूमते हो मार्केट में, ये पोजीशन है, ऑनरशिप नहीं है। लेकिन जो तुम बीबी को लेकर घूमते हो वो ऑनरशिप है। ऑनरशिप का मतलब होता है वी कैन एंजॉय द गुड्स एज पर योर ओन डिस्क्रिएशन। हम गुड्स को अपनी मर्जी से यूज और एंजॉय कर सकते हैं। ऑनरशिप का मतलब होता है, टाइटलशिप का मतलब होता है, सेल का मतलब होता है। लेकिन बेटा पोजीशन का मतलब होता है कि आप गुड्स को यूज एंड एंजॉय करिए, लेकिन एज पर द डायरेक्शन ऑफ अदर। आप इस पेन को कैसे एंजॉय करोगे ये मैं बताऊंगा, आप नहीं बताओगे, क्योंकि ये पेन मेरा है, आपका नहीं। तो याद रखिएगा यहां पर वर्ड सेल है, और सेल का मतलब यह हुआ कि सोगा अप्लाई होने के लिए ट्रांसफर ऑफ क्या होना जरूरी है? ऑनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी है। याद रखना, इफ ऑनरशिप इज नॉट ट्रांसफर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। तो अभी के हिसाब से अगर बोला जाए कि सेल ऑफ गुड्स के अप्लाई होने के लिए कितने कंडीशन है, तो तुम क्या बोलोगे? 2। पहला बेटा गुड्स कौन सा है? मूवेबल, और दूसरा यस, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? क्या मैंने बेटा मकान आपको बेच दिया, सोगा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? ऑनरशिप तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन गुड्स मूवेबल नहीं। तो अभी के हिसाब से देखा जाए ना, अभी के हिसाब से तो बेटा 2 कंडीशन आपके सामने निकल कर आते हैं। लेकिन याद रखिएगा आगे चल के बेटा मैं इसको एक और कंडीशन बढ़ा दूंगा। अभी मैं सिर्फ 2 कंडीशन लिख रहा हूं टिल नाउ। अगर टिल नाउ केवल अभी की बात की जाए तो 2 कंडीशन निकल के आती है। कौन सी 2 कंडीशन? पहला, गुड्स कौन सा होना चाहिए? यस, गुड्स कौन सा होना चाहिए बेटा? मूवेबल। और दूसरा यस, दूसरा जो है वो है बेटा क्या बोलिए? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ये 2 कंडीशन आप सेटिस्फाई करिए, ये दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करिए, तो याद रखना बेटा सोगा क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। ये अभी तक की बातों से क्रक्स निकल के सामने आया। हालांकि बहुत सारी चीजें बतानी अभी बाकी है, आगे चल के मैं कुछ और भी कंडीशन आपको बताऊंगा। बेटा किसी भी सेल ऑफ गुड्स सेट की शुरुआत सबसे पहले यहीं से किया जाता है। आप इसको नोट करो, आगे चलते हैं। हाँ जी, जल्दी नोट करो फटाफट। बेटा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बेटा सोगा का फुल फॉर्म है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और टोपा का फुल फॉर्म है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। शुड आई मूव फर्दर? चले बेटा, ठीक है। दिस इज योर इंट्रोडक्शन नंबर 2।
शुड आई मूव फर्दर बेटा? चलें आगे। नाउ मैं चलो बेटा इंट्रोडक्शन नंबर 3 पे। हाँ जी, आ जाइए बेटा, इंट्रोडक्शन नंबर 3 की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, समझिएगा। हालांकि सारी बातें यहां पर ऑलरेडी अब लिखी हुई आपको मिल जाएंगी और आप यहां पे सब कुछ बेटा देख सकते हो। अब यहां से फाइनली मैं शुरू करता हूं, क्या बोले एक बार उसे, इंट्रोडक्शन लिखिएगा सारे बच्चे। पॉइंट नंबर 3 इंट्रोडक्शन के तौर पर क्या मैं कह सकता हूं आपसे कि बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हमारे देश का एक ऐसा कानून है जिस कानून को किसने बनाया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। और ये कानून क्यों बनाया गया है, ताकि मूवेबल गुड्स का ट्रांसफर ऑफ क्या हो सके, ऑनरशिप हो सके। तो बेटा अभी तक की बातों को कंक्लूड करें तो 3 बात निकल के सामने आती है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, दूसरा मूवेबल गुड्स के लिए बनाया है, तीसरा ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के लिए बनाया है। अरे श्योर 100%। और इसको कब बनाया, 1 जुलाई 1930 को। आइए इन सारी बातों को कंक्लूड करके मैं यहां पर लिखवा देता हूं। लिखो बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 is an Sale of Goods Act 1930 is an act made by Parliament of India, is an act made by Parliament of India which deals and regulate all the matters related to क्या बोले बेटा, related to transfer of ऑनरशिप इन कौन सा गुड्स बेटा, यस, मूवेबल गुड्स। दिस इज योर इंट्रोडक्शन नंबर 3। अगर कंक्लूड कर बेटा, 3-4 बातें निकल के आएगी। कानून बनाया है पार्लियामेंट ने, बात करता है बेटा ऑनरशिप की, और वो भी गुड्स कौन सा होगा, मूवेबल। आर यू श्योर 100%? शुड आई मूव फर्दर बेटा? आ जाइए पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 अर्थात इंट्रोडक्शन नंबर 4। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सुनने की जरूरत है, सुनने की चीज है। मैं आपको लिखवाऊंगा बेटा कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का बाप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। जैसे ध्यान से सुनना, लिखना मत बेटा, पहले समझ लो, समझ आ जाएगा तो लिख लेना आराम से। पाकिस्तान का बाप कौन है? आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो सर, आपने कुछ देखा है क्या? नहीं, मैंने देखा नहीं है। मैं आपको सिंपली बोल रहा हूं बेटा कि पाकिस्तान का बाप इंडिया को क्यों कहा जाता है, क्या कारण है? उसके पीछे कारण है क्योंकि हमसे वो लोग अलग हुए हैं बेटा। सिमिलरली बांग्लादेश को क्या कहा जाता है बेटा, या पोता? अरे बेटा ग्रैंडसन, क्योंकि बेटा ये पाकिस्तान से अलग हुआ है। अरे हम है ना। तो याद रखना बेटा, एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग हुआ है। जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं बना था 1930 में, तो हमारे देश में बायर और सेलर के बीच में जो भी रिलेशनशिप थी, इन रिलेशनशिप को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रेगुलेट किया जाता था। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखना कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस वर्ड को जानना जरूरी है, इसको लिखना जरूरी है। पहले लिखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। लिखो बेटा पॉइंट नंबर 4।
प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज एप्लीकेबल, माफ करिए, प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज डिराइव्ड originally from Indian Contract Act 1872. Provision of Sale of Goods Act 1930 is derived originally from इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इसका सेक्शन जो था बेटा, वो सेक्शन था, लिखिएगा, सेक्शन 76 से लेकर 123। आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। नथिंग पॉइंट आई विल लीव अनएक्सप्लेन्ड। हर छोटी मोटी चीजों को बेटा एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेगा। शुड आई मूव फर्दर बेटा? समझिए, लिखिएगा मत, सुनिएगा, लिखने का टाइम दूंगा बेटा। हमारे देश में जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आया था, ओरिजिनली 1872 में जब यह कानून आया था, तो इसमें टोटल 266 सेक्शन थे बेटा, 266 सेक्शन। और इस 266 सेक्शन को 4 पार्ट में बेटा डिवाइड किया गया था, 4 पार्ट में। इसका जो पहला पार्ट था ना, पहला पार्ट ये बात करता था जनरल प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नॉर्मल बातें, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, परफॉर्म कैसे होगी, किसी ने ब्रीच किया तो कंपनसेशन कैसे क्लेम होगा, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कैसे कर सकता है, एक्सेट्रा। ये इसे कहा जाता है जनरल प्रोविजन। क्या कहा जाता है? दूसरा, इसका जो पार्ट 2 था, पार्ट 2, वो बात करता था कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू गुड्स। इसका जो पार्ट 3 था, उस समय मैं 1872 की बात कर रहा बेटा, मैं अभी की बात नहीं कर रहा। इसका जो पार्ट 3 था वो बात करता था स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की। किसकी बात करता था? और इसका जो पार्ट 4 था वो बात करता था कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू पार्टनरशिप। रिपीट अ वर्ड, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू। राम और श्याम ने मिलकर कोई धंधा किया तो उसके ऊपर पार्ट 4 अप्लाई होता था। मैं सेक्शन वाइज आपको बता देता हूं। सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 75 तक ये था, 76 से लेकर 123 तक ये था, 124 से लेकर 238 तक ये था, और 239 से लेकर 266 तक ये था ओरिजिनली। क्या आपको नहीं लगता बेटा कि कानून एक, लेकिन इसमें बहुत सारे रायता फैल गए हैं? बोलो हाँ है ना? कानून एक ही है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें रायता ज्यादा फैल गया है। अरे मेरे भाई, किसी भी रायता को समेटना हो तो ऑब्वियस सी बात है ना, उस एरिया को क्या किया जाता है? कम। मैं अगर अच्छा लॉ पढ़ाना चाहता हूं तो मुझे बाकी सारे सब्जेक्ट को क्या करना होगा? छोड़ना होगा, क्योंकि आप जितना एरिया कम करोगे उतना ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। हाँ है ना बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां से 1930 में, क्या बोलो बेटा, 1930, इस पूरे के पूरे पोर्शन को डिलीट करके, इस पूरे के पूरे पोर्शन को डिलीट करके एक नया कानून बना दिया, जिस कानून का नाम क्या है? बोलो बेटा, सोगा 1910। और सरकार यही नहीं रुकी, सरकार बेटा 1932 में यहां से भी इसको डिलीट कर दी और एक नया कानून हमारे देश को बना के दे दिया, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आज तुम बेटा ये जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 और ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 देखते हो ना, ये दोनों कहां से लिया गया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। यही कारण है बेटा कि आज भी तुम पार्टनरशिप बिजनेस करो या बायर और सेलर का रिलेशनशिप करो, याद रहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जरूर अप्लाई होता है। क्या बोलो बेटा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जरूर अप्लाई होता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा ही होगा, लेकिन साथ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी अप्लाई होता है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि अगर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, रिपीट अवर, क्या हो जाए? ऊपर देखो बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कुछ और कह रहा है
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कुछ और कह रहा है, हम किसकी बात माने? तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, लेकिन तुम समझ लेना कि जब तक कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, अर्थात क्लैश ना हो, तब तक बायर और सेलर के बीच में क्या बोलो बेटा, सेल ऑफ गुड्स भी अप्लाई होता है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी, क्योंकि बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया ही कहां से? क्या ये बात क्लियर है? क्या नोट कर लीजिए इसे, जल्दी करो बेटा। चलते हैं अपन इंट्रोडक्शन नंबर 5 की तरफ। बेटा उसका नाम इंडियन पार्टनरशिप है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में पार्टनरशिप एक्ट कह सकते हो। चले आगे, आ जाओ बेटा नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कौन सा है? हाँ जी, कौन सा है इंट्रोडक्शन? 5th या 6 ना बेटा, एक बार फिर से देखिएगा, इंट्रोडक्शन नंबर 5 है 6 है? 6 है ना बेटा, यस, इंट्रोडक्शन नंबर 6। और इंट्रोडक्शन नंबर 6 क्या है बेटा, समझिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं इंट्रोडक्शन नंबर 6 में एप्लीकेबिलिटी ऑफ सोगा के बारे में। आप बोलोगे सर सोगा की एप्लीकेबिलिटी तो आपने हमें ऑलरेडी बता दिया है। समझिए बेटा, नोट मत करिए, मैं यहां से आपको नोट कराऊंगा। दिस इज योर इंट्रोडक्शन नंबर 6, ये आपका इंट्रोडक्शन नंबर 6 है, मैं आपको यहां से नोट कराऊंगा। पहले समझिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। आप बोलोगे सर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सोगा 1930 क्या बताओगे? आप तो हमें बता चुके हो, हमें पता है कि 1 जुलाई 1930 को सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हमारे देश में अप्लाई हुआ था। तो बेटा केवल ये बात जान के काम नहीं चलेगा, आप जब भी कोई कानून पढ़ते हो ना बेटा, तो वहां पर एक वर्ड बताया जाता है एप्लीकेबिलिटी, अर्थात ये कानून कहां कहां, कब से और किन मुद्दों पे अप्लाई होता है। बेटा एप्लीकेबिलिटी में केवल ये नहीं पढ़ा जाता कि ये कानून कब आया ना, एप्लीकेबिलिटी में 3 चीजें पढ़ी जाती है। ये कानून कब आया, ये कानून कहां कहां अप्लाई होता है, और ये कानून किन किन मुद्दों पे अप्लाई होता है। याद रखना बेटा, ये कानून कब आया, इसे कहा जाता है टाइम एप्लीकेबिलिटी। क्या कहा जाता है? जो आप ऑलरेडी जानते हो। कब आया ये कानून हमारे देश में? 1 जुलाई 1930 को। पूरा वर्ड बोलना है, क्या बोलना है बेटा? 1 जुलाई 1930 को, अर्थात आज के दिन। दूसरी बात बेटा, सर ये कानून हमारे देश में कहां कहां अप्लाई होता है? ऑल ओवर द इंडिया। क्या बोलो बेटा? ऑल ओवर द इंडिया। पहले जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होता है। रीजन बिंग आपको पता होगा, धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया गया है। और तीसरी चीज, सर ये किन किन मुद्दों पे अप्लाई होता है, ये भी आपको पता है। किस पे? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ मूवेबल गुड्स। आर यू श्योर? यस और नो? तो ये बात ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं बेटा। सबसे पहली बात, कौन सा एप्लीकेबिलिटी?
टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी, दूसरा टाइम एप्लीकेबिलिटी, तीसरा सब्जेक्ट मैटर। टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी मतलब दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ओवर। टाइम एप्लीकेबिलिटी कब बोलो बेटा, 1 जुलाई 1900, और इसका नाम पहले था बेटा इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लेकिन 22 सितंबर 1963 को यहां से इंडियन वर्ड को हटा दिया गया। फ्रेंकली स्पीकिंग इसके हटाने का कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था बेटा। इन्होंने 1963 में 1962 के कारगिल युद्ध के बाद हम ना गुस्सा हो गए थे और हमें यह था कि हम नॉर्थ पाकिस्तान को अपना बना लेंगे। बाद में हमने उसको बांग्लादेश बना दिया, लेकिन कारगिल वॉर के बाद जब हमने बांग्लादेश को ब्रेक किया तो हमें था कि हम पाकिस्तान को अपने में मिला लेंगे। हमने कानून में से ना इंडिया वर्ड हटा दिया, ये बताने के लिए कि अगर नॉर्थ पाकिस्तान में भी कोई गुड्स बाय और सेल हो रहा है ना तो वहां पर हमारी एप्लीकेबिलिटी होगी। हालांकि प्रैक्टिकली बेटा अब नॉर्थ पाकिस्तान में नहीं अप्लाई होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक मैं बोलूंगा कि डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल कारण से प्रेशर बढ़ाने के लिए यहां से वर्ड 1963 में क्या हटा दिया गया, इंडियन। लेकिन खैर ये नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। और सर ये कौन कौन से मुद्दों पे अप्लाई होता है, मूवेबल गुड्स ओनली, नॉट ऑन क्या बोल बेटा, इमूवेबल गुड्स पे अप्लाई नहीं। नोट कर लीजिए बेटा, पॉइंट नंबर 6। चलो बेटा आगे। इंट्रोडक्शन नंबर 7 बेटा। यस एवरीवन, शुड आई डू? ओके, ये देखिए आते बेटा इंट्रोडक्शन नंबर 7 पे। स्टेटमेंट थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप एकदम प्यार से पढ़ना, सब कुछ समझ आ जाएगा। मैंने आपको अभी बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में अगर अभी देखा जाए तो मात्र 2 पार्ट बच गए हैं, एक जनरल प्रोविजन और एक स्पेशल। क्यों? क्योंकि सोगा को अलग कर दिया गया है और पार्टनरशिप को भी अलग कर दिया गया है। कम ऑन, यस और नो? तो बेटा जनरल प्रोविजन जो होता है ना वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। मैं कहता हूं किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर के ऊपर अप्लाई होता है। अरे मेरे भाई, जब बायर और सेलर आपस में कोई रिलेशन करते हैं तो अल्टीमेट होता तो कॉन्ट्रैक्ट ही है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस आप लोग करते हो तो पार्टनरशिप बिजनेस इज ऑल्सो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो शादी होती है इट्स ऑल्सो अ लाइक ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट तो एक जनरल वर्ड है ना जो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे बायर और सेलर हो, टीचर स्टूडेंट हो, डॉक्टर पेशेंट हो, लॉयर और क्लाइंट हो, कोई भी मामला हो बेटा कॉन्ट्रैक्ट तो हर जगह आ जाएगा। तो याद रखिएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो जनरल प्रोविजन है, स्पेशल नहीं, जनरल, सेक्शन 1 से लेकर 75, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कौन बनाएगा, कैसे परफॉर्म होगी, ब्रीच होगा तो कंपनसेशन कैसे क्लेम होगा, ये सब जनरल बातें। क्या बोलो बेटा, ये सब
सवाल है कि क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट के मुद्दों पे अप्लाई होगा, नहीं होगा? तो आंसर है होगा। रिपीट अवर्ड, आंसर क्या है? लेकिन अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्या हो गया? अर्थात आपस में क्लैश हो गया। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है ये करो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है वो करो, तो अब हम किसकी बात माने? हम किसकी बात माने? तो हम मानेंगे बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। किसकी बात मानेंगे? और एक नई बात आप लोग जीवन भर याद रखना, लॉ पढ़ते टाइम व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, रिपीट अबाउट, व्हेनेवर देयर इज अ बिटवीन सेम लॉ, क्या बोलो बेटा? बिटवीन और अदर लॉ, क्या बोलो बेटा? और तो हमेशा स्पेसिफिक लॉ शैल प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। क्या वर्ड बोला जाता है बेटा? स्पेसिफिक लॉ शैल प्रिवेल ओवर, यस, हमेशा बेटा स्पेसिफिक लॉ को प्रिवेल कर दिया जाता है। मेरा एक सवाल है बेटा, अगर बायर और सेलर के रिलेशनशिप को देखा जाए तो इसके लिए पर्टिकुलरली कौन सा कानून बनाया गया है? कॉन्ट्रैक्ट या सोगा? सोगा बनाया गया है, हाँ है ना? पर्टिकुलरली स्पेशल कौन सा बनाया गया? सोगा। तो बेटा प्रिवेल किसको करोगे? सोगा। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को साइलेंट कर दोगे। मैं इसका एग्जांपल भी देता हूं, चिंता मत करिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जब भी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करे तो कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मतलब होता है रिटर्न में जो सामान मिलेगी, वो कंसीडरेशन कुछ भी हो सकता है। रिपीट अवर्ड, कंसीडरेशन। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि वो कंसीडरेशन मनी में होना जरूरी है। किस में होना जरूरी है? अर्थात पैसा होना चाहिए। अब सवाल है कि क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है? नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कंसीडरेशन कुछ भी दो, और क्या बोलो बेटा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कंसीडरेशन मनी में दो। तो हम किसकी बात मानेंगे? मनी में, सोगा की बात मानेंगे। यही कारण है कि मैं जब नेक्स्ट क्लास में आपको सेक्शन नंबर 4 लिखवाऊंगा ना, तो वहां पर बकायदा ये बात बोलूंगा मैं आपसे कि अगर बायर और सेलर के बीच में प्राइस कंसीडरेशन नहीं है, रिपीट अवर्ड, क्या नहीं है? तो बेटा वहां पर सोगा अप्लाई ही नहीं होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा लेकिन सोगा अप्लाई नहीं होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, कि जनरल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल इन सेल ऑफ इन इंडिया। अरे हाँ है ना? सेल ऑफ गुड्स इन, हाउएवर इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन, क्या बोलो बेटा? कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल ऑफ, कॉमा सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्रिवेल्ड, क्या बोलो बेटा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्रिवेल्ड किसके ऊपर? ओवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और मैंने हिंदी में लिखा है क्योंकि ये एक स्पेशल एक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है बोलो बेटा? जनरल एक्ट है। बेटा आपको समझ आ रहा है क्या? क्या आपको समझ आ रहा है क्या? आर यू श्योर 100%? क्यों प्रिवेल होगा बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि याद रखना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा लॉ है? जनरल लॉ। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट कौन सा है? स्पेशल लॉ। और जब भी जनरल और स्पेशल के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो तो कौन सा कानून प्रिवेल होगा? स्पेशल। जैसे बेटा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं भी आपका टीचर हूं और आपका पड़ोसी इंस्टीट्यूट का बंदा जो पढ़ाता है वो भी टीचर ही है ना, लेकिन मान लो रास्ते में हम दोनों टकरा गए और मैंने बोला बेटा इधर जाओ, वो बच्चा कह रहा है उधर जाओ, तुम किसकी बात मानोगे? मेरी बात मानोगे, क्योंकि नो डाउट दोनों टीचर हैं, लेकिन आपके लिए पर्टिकुलरली टीचर कौन सा है? तो आप मेरी बात मानोगे ना। कम ऑन, यस और नो? दिस इज अ लॉजिक। आर यू श्योर 100%? बेटा ये आपका इंट्रोडक्शन नंबर 7 है, आप इसको नोट करिए और मेरी बात सुन लीजिए। बेटा आपकी ये पहली क्लास थी, क्योंकि ये पहली क्लास थी तो मेरी लॉ की क्लास को बेटा यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। अभी बहुत सारी अनाउंसमेंट है, इसके बाद आपकी दूसरी क्लास होगी। मैं ऑनलाइन वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा बेटा, आपकी क्लास यहाँ पे खत्म है। इन बच्चों को इसके बाद मैथ्स की क्लास है। मैं आपको एक फाइनल अनाउंसमेंट देता हूँ, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपना आराम से तुम नोट कर लेना। आप इसकी फोटो ले लो बेटा, अपना आराम से नोट करते रहना, मैं अपनी बातें रख के फिर चला जाऊंगा। मैथ्स वाले सर आपका वेट करें। हाँ, आप इसकी स्क्रीन फोटो ले लो। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना। यहां पर आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। अब जो बचा वो प्रोविजन बचा है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शुरू करूंगा फाइनली, सेक्शन नंबर 4 कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहता क्या है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है क्या ये मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन। लेकिन अब ये कहता क्या है ये मैं नेक्स्ट क्लास से शुरू करूंगा, जिसका नाम सेक्शन 4 है। लेकिन मेरी बात समझिए बेटा, यहां से सेक्शन नंबर 4 इज फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। अब मेरी बात सुनो बेटा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑनलाइन वाले बच्चे ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। आपकी क्लास की ऑफिशियल टाइमिंग मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। मैं लॉ की बात कर रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं लॉ का ही फैकल्टी हूं। आपकी क्लास की ऑफिशियल टाइमिंग बेटा ऊपर देखो, आपकी क्लास की ऑफिशियल टाइमिंग 4:30 है, 4:30 PM। आर यू श्योर 100%? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे 4:45 पे ज्वाइन करना। 15 मिनट का टाइम होता है बेटा, हम लोग वेट करते हैं बच्चों के आने के लिए। तो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए 4:45 PM का टाइम होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हालांकि आप लोग की क्लास की ऑफिशियल टाइमिंग क्या होगी बेटा? 4:30। आर यू श्योर?
पहली बात। दूसरी बात, बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। लिसनिंग राइटिंग मोड, हर छोटी मोटी चीजों को नोट करते हुए आपको आगे बढ़ना है, इसीलिए सेपरेट कॉपी लेकर क्लास को ज्वाइन करना। तीसरी बात, फेस टू फेस आऊंगा, ऑनलाइन वाले बच्चे डाउट सेशन मेरे से रख के पहले डाउट पूछूंगा मैं प्रीवियस क्लास से, ऑनलाइन वाला डाउट भी पूछना, उसके बाद हम फेस टू फेस क्लास में आपसे आगे बढ़ेंगे। और आप लोग बेटा मेरे साथ फेस टू फेस हो ही तो आप मुझसे यहाँ पे डाउट पूछ ही सकते हो। क्लास को बीच में छोड़ना मत, डेडिकेटेड तरीके से ज्वाइन करना। अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया है आपसे, अभी सिर्फ बेसिक बातें मैंने कराई है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का इंट्रोडक्शन, कहां से आया, क्यों आया, क्या क्या कहता है, किन मुद्दों पे अप्लाई होता है, बस ये बेसिक बातें मैंने आपको बताई है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का रियल मीनिंग आपको पता चलेगा जब मैं सेक्शन नंबर 4 आपको कराऊंगा, जो नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा। आर यू श्योर एवरीवन? यहां पर फाइनली हम लोग इस क्लास की करते हैं बेटा समाप्ति। मिलता हूं मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपका बेटा ब्रेक है फॉर 5 मिनट्स एंड देन उसके बाद मैथमेटिक्स की क्लास आपकी शुरू। बेटा यहां पर एग्जिट कर सकते हो गूगल मीट वाले बच्चे।